Hello everyone, I am Praveen Vijayvargiya and I welcome all of you in the physics class by Praveen sir. Okay, तो इस वीडियो में मैं जो लास्ट वीडियो में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ओके, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था कि एक वेक्टर को हम लोग किस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक वेक्टर को आप कैसे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार काम आता रहेगा। ओके, तो चलिए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। यस, तो ये कुछ बेसिक थ्योरी है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी यहाँ पर डिस्कस की थी, उसके बारे में ही। ऑलराइट, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यस, तो देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम्स आपके सामने ड्रॉ किए हुए हैं। ऑलराइट, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इसको ए वेक्टर मान लूँ और इसको मैं बी वेक्टर मान लूँ, ठीक है, मैंने आपके सामने तीन अलग अलग पोजीशन में ए वेक्टर और बी वेक्टर को ड्रॉ किया हुआ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से फिगर में ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल आसान है, आपको केवल ये वो फिगर आइडेंटिफाई करना है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो आई थिंक आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि वो ये वाला फिगर है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, तो अगर मान लीजिए ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ, तो सपोज करना रिजल्टेंट आता है आर वेक्टर विच इज़ गिवन बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो वेक्टर के एडिशन वाले कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं कि जो आर वेक्टर होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ऑलराइट, तो आर वेक्टर चूँकि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उससे अपन कह सकते हैं कि आप इस आर वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं किसमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर में। ठीक है, तो हमें इस लेक्चर में यही सीखना है कि किस तरीके से एक वेक्टर को हम इन दो परपेंडिकुलर वेक्टर में रिजॉल्व करें। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये है आपकी एक्स एक्सिस, ऑलराइट, और ये है आपकी वाई एक्सिस। ठीक, और यहाँ पर कोई एक वेक्टर है ये वाला, इसको मैं बोलता हूँ ए वेक्टर। ठीक है, और ये वेक्टर मान लीजिए यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है थीटा। अब मान लीजिए कि ये किन्हीं दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, ऐसे दो वेक्टर जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो क्या आप उन दो वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं जिन वेक्टर का ये ए वेक्टर रिजल्टेंट होगा? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो एक वेक्टर तो ये हो जाएगा, ऑलराइट, और एक वेक्टर ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो दो वेक्टर हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक, और इन दोनों का रिजल्टेंट आपको ए वेक्टर मिल रहा होगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो जाएगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक वेक्टर ये हो गया, ठीक, और दूसरा वेक्टर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इस तरीके से। ओके, तो ये जो दो वेक्टर यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो देखिए इनका भी रिजल्टेंट आपको ए वेक्टर ही मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं डायग्राम को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए फिर से सिंपल सा एक डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका ए वेक्टर था और मुझे इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना था। तो एक कंपोनेंट ये वाला हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये वाला हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला एंगल था थीटा के बराबर। तो ए वेक्टर का जो एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है उसको मैं बोल देता हूँ ए एक्स वेक्टर, और ए का जो वाई की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है वो हो गया मान लीजिए ए वाई वेक्टर। तो देखो, इसी डायग्राम के बेसिस पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एक्स वेक्टर एंड प्लस ए वाई वेक्टर। ऑलराइट, चलिए अब देखिए, चूँकि ए एक्स वेक्टर एक वेक्टर है तो इसके पास दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो सपोज कीजिए कि ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए एक्स, और डायरेक्शन तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्स की डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आई कैप। इसी तरीके से ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वाई है और डायरेक्शन चूँकि इसकी वाई की तरफ है, मतलब जे कैप। ऑलराइट, तो ए एक्स वेक्टर की जगह मैं लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये आपका ए वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर
अगर मान लीजिए मैं कि एक अलग से डायग्राम बनाता हूँ जिसमें केवल मैं मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये वाला जो लेंथ होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ए एक्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये वाला जो लेंथ होगा वो ए वाई के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये वाला जो लेंथ होगा वो ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ऑलराइट, तो क्या आप यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल में से? यस, सोचिए। तो कॉस थीटा आप लोग जानते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो बेस की वैल्यू यहाँ पर ए एक्स हो जाएगी, और हाइपोटेनियस ए है तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? ए कॉस थीटा आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है, मतलब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता है, ये एंगल पता है, तो एंगल की तरफ वाला कंपोनेंट कितना होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए वाई अपॉन ए, तो यहाँ से ए वाई की वैल्यू भी आ जाएगी ए साइन थीटा। ठीक, ऑलराइट। तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड पता है, थीटा पता है, तो आप इस ए वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये दो चीज़ें पता है तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू कॉम्पोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई। ऑलराइट, तो अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कि जैसे कंपोनेंट का मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब एक्चुअली में है क्या, कि अगर मान लीजिए कि ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है, और अगर मैं इस पर इधर से कोई लाइट मारता हूँ, सपोज यहाँ से मैंने कोई लाइट मारी इसके ऊपर लाइक दिस, एक टॉर्च अगर लगा दी, तो इसका यहाँ पर वो शेडो बनेगा ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे वाला जो शेडो बन रहा है ये वाला तो हो गया ए वाई, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप ऊपर से इस पर लाइट मारते हैं इस तरीके से, तो जो यहाँ पर जो शेडो बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, राइट। तो ये वाला जो शेडो बन रहा है वो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। और इस कंपोनेंट की वैल्यू अगर मान लीजिए आपको ये एंगल पता है तो इस शेडो की लेंथ कितनी होगी? ए एक्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो अगर आपको ए का लेंथ पता है तो इस ए एक्स की लेंथ आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और अगर आपको ए की लेंथ पता है और ये वाला एंगल पता है तो आप ए वाई की लेंथ निकाल सकते हैं। अब आप इसको ऐसे ना याद रखें कि यार वर्टिकल वाला हमेशा साइन होगा, हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा एक्स होगा। आप इसको ऐसे याद रखें कि जिस तरफ थीटा होगा, ठीक है, वो वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट होगा, और जिस तरफ थीटा नहीं होगा, ओके, तो वो दूसरा वाला साइन वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जिस साइड के साथ थीटा एंगल बन रहा है वो वाला कॉस वाला कंपोनेंट होगा, और दूसरी साइड ऑब्वियस सी बात है वो साइन वाला कंपोनेंट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल दूँ, तो क्या आप यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं? तो देखिए, जब आप इसका स्क्वायर करके इसको ऐड करोगे तो आपको यहाँ से ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको टेन थीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दो परपेंडिकुलर वेक्टर पता है तो उनका रिजल्टेंट इस हॉरिजॉन्टल वाले के साथ कितना एंगल बनाएगा वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो ये आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप जो भी हमने यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. So very soon see you in the next video. Thank you very much.